हाय एवरीवन, वेलकम टू 10 मिनट्स अ डे सीरीज। एंड आई होप कि इस सीरीज से आपकी बहुत हेल्प हो रही है, बहुत सारे टॉपिक्स आप गो थ्रू कर पा रहे हो। एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट फर्म्स। तो सबसे पहले हमें वैल्यूएशन करनी है, बट उससे पहले ये पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट फर्म्स होती कौन सी हैं। जैसे आज अगर हम एक बात करें कि एक फ्लैट है हमारे पास एंड वो रेंट पे दिया हुआ है, उससे हर मंथ 10K की इनकम आपको हो रही है। तो ये आपकी कौन सी इनकम हो जाएगी? जो इनकम आपने रियल एस्टेट के थ्रू अर्न करी है। वो एक फ्लैट के थ्रू हो सकती है, वो किसी बिल्डिंग को सेल करके, लैंड को सेल करके जो भी आपकी इनकम होगी वो रियल एस्टेट के अंदर आएगी। बट इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रियल एसेट्स कौन सी होती है एंड फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती है। अब रियल एसेट्स जो हमने डिस्कस करी कि एक फ्लैट है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? रियल एसेट हो जाएगा, एंड उससे जो आपकी इनकम होगी वो आपकी रियल एस्टेट की इनकम हो जाएगी। बट फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती है? जो बेसिकली हम जब स्टॉक्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, या फिर जो आपकी बैंकिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके सेविंग अकाउंट, तो वो आपके किस में आएंगे? आपके फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर। एंड हमने जब डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन को स्टडी किया था, डीसीएफ को, तो वैल्यूएशन के लिए हमने ये देखा था कि आपको तीन फैक्टर्स की जरूरत होती है। आपका कैश फ्लोज, साथ में आपको एक रेट चाहिए होता है, एंड थर्ड आपका ग्रोथ रेट, एंड उसका पैटर्न चाहिए होता है। तो हम यही देखने वाले हैं कि जब आप सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हो तो आपकी एसेट किस वैल्यू के प्रोपोर्शनल हो जाएगी? आपके वॉल्यूम ऑफ कैश फ्लोज जो हमने यहाँ पे बात करी, उनका ग्रोथ रेट एंड लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद दोस कैश फ्लोज। मींस जो कैश फ्लोज की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा इसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, वो किससे डिनोट होगा? हमारे रेट के थ्रू। जितना ज़्यादा रिस्क आपको होगा उतना ही ज़्यादा डिस्काउंटिंग रेट आपको यूज़ करना पड़ेगा, एंड जितना कम आपका रिस्क होगा उतना कम डिस्काउंटिंग रेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव रिस्क एंड जो रिटर्न मॉडल जो हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं बेसिकली फाइनेंशियल एसेट्स पे और रियल एसेट पे, ऑब्वियसली वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो लोग रियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अलग है, जो फाइनेंशियल एसेट्स में कर रहे हैं वो अलग है। एंड इनके खुद के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखेंगे, क्योंकि इसकी लेवल ऑफ लिक्विडिटी अलग है। अगर हम रियल एसेट की बात करें, आज अगर आपको एक फ्लैट बेचना है तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। बट जब हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करते हैं, एक कंपनी के स्टॉक्स आपने परचेज करे करे हुए हैं, 2-3 दिन में आप उसको सेल कर सकते हो। आप इजीली जो भी एनएससी बीएससी की साइट है, आप आजकल तो ट्रेडिंग एप्स भी आ चुके हैं जिसके थ्रू आप बहुत इजीली उनको सेल कर सकते हो एंड मॉनेटरी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लाइफ स्पैन की अगर बात करें, एक बिल्डिंग है तो वो कितने साल चलेगी, उसका एक फिक्स टेन्योर है। बट अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात कर रहे हैं, तो जब तक आपकी कंपनी रन कर रही है तब तक वो फाइनेंशियल एसेट्स भी आपके पास रहेंगे। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर दोनों के अलग अलग हैं। जब हम रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है, क्योंकि हमें पता है कि बिल्डिंग है तो डेप्रिशिएट होगी, हमारी जो भी रियल एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट होंगे, एंड उनकी वैल्यू कभी ना कभी आकर कम हो जाएगी, एंड उसका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन रहेगा। और टर्मिनल वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है एट द एंड ऑफ द पीरियड। जब उस एसेट को बहुत टाइम हो चुका है, जो भी उसकी पीरियड था, उसके बाद जो एंड ऑफ द वैल्यू उसकी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वैल्यू। वो स्टॉक्स के केस में, फाइनेंशियल एसेट्स के केस में क्या होगी? ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू आपके जो रियल एस्टेट वाले हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन के थ्रू आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। एंड जो एंड वैल्यू, जब हम डेप्रिसिएशन भी स्टडी करते हैं, जो स्क्रैप वैल्यू हमारे पास होती है वो बहुत नॉमिनल वैल्यू होती है, जिस पे भी हम उसको सेल करने वाले हैं। बट जो लैंड कंपोनेंट है वो एक एंडलेस लाइफ, एंड उसी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी मेन वैल्यूएशन कैलकुलेट होगी। तो ये हमने रियल एसेट और फाइनेंशियल एसेट्स का डिफरेंस समझा कि दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों के इन्वेस्टर्स अलग है, दोनों की लिक्विडिटी अलग है, एंड दोनों के अप्रोच डिफरेंट फॉलो होने वाले हैं जब हम उनकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, हमें पता है उसके लिए हमें कैश फ्लोज चाहिए, हमें रेट चाहिए, एंड हमें ग्रोथ चाहिए। तो डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? रिस्क कितना है जिस भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, जो भी आपके पास एसेट है उसका रिस्क एसोसिएटेड देखना है, जिसके थ्रू आपको क्या मिलेगा? आपका रेट मिलेगा, एंड वो डिस्काउंटेड फिर आप उसके अकॉर्डिंग आपके लेवल ऑफ रिस्क पे बेस्ड होगा। फिर आपको एक एंटिसिपेटेड कैश फ्लोज चाहिए, जो हमने यहाँ पर बात करी कि कैश फ्लोज आपको जरूरत है जब भी आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कर रहे हो। नेक्स्ट, एस्टिमेटिंग डिस्काउंट रेट। अब हमने ये तो बात कर ली कि हमारे रिस्क से एसोसिएटेड होगा, हमें एक डिस्काउंट रेट चाहिए, हमें कैश फ्लोज पे अप्लाई करना है। बट जो आपका डिस्काउंटिंग रेट है वो क्या है? एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना होगा। तो यहाँ पर क्या काम आएगा? हमारा रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप एक पोश एरिया के अंदर, मुंबई के अंदर फ्लैट परचेस करते हो, वहां पर ऑब्वियसली आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपका रिस्क क्या होगा? बहुत कम होगा। तो उसके कंपैरिजन में आपका जो रेट है वो भी क्या अप्लाई होगा? वो कम होगा, क्योंकि रिस्क और रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
एंड अगर आप एक ऐसे एरिया में फ्लैट ले रहे हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर जहां पर बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है, वो एक रिमोट एरिया है, तो वहां पर आपकी क्या हो जाएगी, आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एंड उसके कंपैरिजन में आपका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि हमारी क्या रिटर्न होने वाली है, क्या रिटर्न हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, उसके लिए हम क्या मेथड यूज़ करने वाले हैं, CAPM। CAPM एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें हम क्या चीज़ फॉलो करते हैं, बेसिकली हम एक रिस्क फ्री रेट को कंसिडर करेंगे कि हम आज अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता है कि बैंक हमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, जिस पे हमें कोई भी लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक एक रेगुलराइज सेक्टर है जहां से हमें एक पर्टिकुलर रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट जब हम मार्केट की बात करते हैं, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर क्या होता है कि आपका रिस्क ज़्यादा होता है, तो आप रिटर्न भी क्या एक्सपेक्ट करते हो, आप ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट आपको कुछ ज़्यादा रिटर्न देगी एज कम्पेयर टू आपका जो बैंकिंग सेक्टर है। तो CAPM मेथड आपको यही बताते हैं कि अगर आप एक नॉमिनल रेट लेके चल रहे हो कि इतना रिटर्न तो आपको चाहिए ही चाहिए, प्लस आप मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारा रिस्क फ्री रेट प्लस हमारा बीटा इंटू जो मार्केट रेट होगा एंड जो आपका रिस्क फ्री रेट का डिफरेंस है, जो आपको क्या डिनोट करता है, आपका रिस्क प्रीमियम, कि आप कितना प्रीमियम जनरेट करना चाहते हो मार्केट के कंपैरिजन से। फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, आज आपका रिस्क फ्री रेट जो बैंक के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी वो आपका क्या हो जाएगा, रिस्क फ्री रेट, जहां पर आपको कोई भी रिस्क नहीं होगा, वो 4% है, आपने बैंक की FD करा ली। प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में अगर आपके चेंजेस आ रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, आपकी रिटर्न पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1.2 है। नेक्स्ट वी हैव, अब मार्केट रेट क्या हो सकता है, 10% का, कि मार्केट में अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे क्योंकि आपका रिस्क ज़्यादा है तो आपको रिटर्न कितनी मिल रही है, 10%। बट अगर आप रिस्क फ्री रेट कंसीडर करते हो तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 4% का। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड आपको एक कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको मिल जाएगी कि इन टोटल आपका जो रिटर्न है या फिर जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो आप कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, जब आप रिस्क फ्री रेट भी कंसिडर कर रहे हो एंड आप मार्केट को कंसिडर करो कि मार्केट में आपका क्या रिस्क है, प्लस आपका बीटा जो कि डिपेंडेंट होता है किस पे, आपकी मार्केट के चेंजेस के ऊपर। एंड अगर आपको इन मॉडल्स को अप्लाई करना है रियल एस्टेट में तो आपको क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर है, जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, बेसिकली उसका जो पोर्टफोलियो वो क्या है, डाइवर्स है। बट अगर हम बात करें डाइवर्स पोर्टफोलियो की, तो क्या सभी इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्स होता है, डेफिनेटली नॉट। जो रियल एस्टेट के इन्वेस्टर्स हैं उनका पोर्टफोलियो डाइवर्स नहीं होता। अब डाइवर्स पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, पोर्टफोलियो मींस कि आपने अपनी क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, एंड डाइवर्स का मतलब कि वो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बेसिकली अलग अलग चीज़ों में होनी चाहिए। जैसे हमने बात करी कि कुछ रिस्क फ्री रेट वाली इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं, कुछ हम मार्केट रेट वाली इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, विच मीन्स कि हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और एक बहुत फेमस कोट भी है कि नेवर कीप योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, क्योंकि अगर आपकी वो बास्केट गिरी तो आपके सारे एग्स गिर जाएंगे एंड वो टूट जाएंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है ताकि हम अलग अलग एसेट्स के अंदर, कुछ फाइनेंशियल एसेट्स, कुछ रियल एसेट के अंदर अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड रहे। तो उनको क्या करना है, लोकलाइज अप्रोच फॉलो करनी है। CAPM मॉडल इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। एंड रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, वो इंसिस्ट करते हैं हायर रिटर्न्स ड्यू टू नॉन डाइवर्सिफिकेशन, देन दीज इन्वेस्टमेंट्स विल बी हेल्ड बाय LPs, जो आपके लिमिटेड पार्टनर्स हैं। ये हमने समझा कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन को आप कैसे यूज़ करने वाले हो। बेसिकली हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमें कैश फ्लोज चाहिए, हमें एक डिस्काउंटिंग रेट चाहिए जो किस पे बेस्ड होगा, हमारे रिस्क के ऊपर बेस्ड होगा। अगर हम रिस्कियर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा रेट ज़्यादा होगा, अगर हम नॉन रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो हमारा रिस्क कम होगा। एंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है CAPM, आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जब आप बाकी सब फैक्टर्स को क्या कर रहे हो, कांस्टेंट रख रहे हो, तो आपको कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए, कैश फ्लोज क्या आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ग्रोथ रेट, लेवल ऑफ रिस्क आपको चाहिए या नहीं, नेक्स्ट लिक्विडिटी ऑफ एन एसेट। जो भी आंसर आपको करेक्ट लगता है कि जो फैक्टर आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, नीड ही नहीं है, वो ऑप्शन आप क्या बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच।